नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे उस अचानक हुई आर्थिक संयम यानी ऑस्टेरिटी की घोषणा के बारे में, जिसने इस वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हम जानेंगे कि आखिर ये घोषणा क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और सबसे ज़रूरी बात, इसकी नौबत क्यों आई। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं हाल ही में हैदराबाद में दिए गए इस बेहद प्रभावशाली बयान से। सुविधा से ऊपर कर्तव्य है। ये सिर्फ एक आम वाक्य नहीं है, ये देशवासियों से एक बहुत बड़ा आह्वान है कि वे अपनी पर्सनल सुख सुविधाओं से ऊपर उठ के देश की आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दें। ये एक ऐसा संदेश है जो साफ बताता है कि राष्ट्र हित में कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, ये आर्थिक संयम की घोषणा आखिर है क्या। दूसरा, इसके पीछे का बड़ा जियोपॉलिटिकल कारण। तीसरा, हमारे उद्योगों पर पड़ने वाला इसका सीधा असर। और चौथा, इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने का ब्लूप्रिंट यानी समाधान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, आर्थिक संयम की घोषणा और ये जो सामूहिक प्रयास का आह्वान किया गया है उसे समझते हैं। जरा इन 7 अपीलों को देखिए। इनका दायरा सच में चौंकाने वाला है। मतलब ये सिर्फ थोड़े पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल को बदलने की मांग है। सोचिए, महामारी के टाइम वाले वर्क फ्रॉम होम पर वापस लौटना, 1 साल तक सोने की खरीदारी टालना और विदेशी छुट्टियों को कैंसिल कर देना। ये सब फ्यूल और फॉरेन रिजर्व बचाने की एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल का कम इस्तेमाल और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, ये साफ दिखाता है कि देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में हम में से हर एक नागरिक का रोल कितना क्रूशियल है। लेकिन मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई। भाग 2 में हम समझेंगे इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल कारण और कैसे इसका असर दूर दूर तक फैल रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85 से 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि हम अपनी ज़रूरत के कच्चे तेल के लिए आयात यानी इंपोर्ट पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। अब इमेजिन कीजिए, जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम रातों रात आसमान छूने लगे और $126 प्रति बैरल तक पहुंच जाएं, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ जाती है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने हमारी इसी कमजोरी को सीधे तौर पर उजागर कर दिया है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स के रोल को जानना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये रिजर्व बैंक की वो बहुमूल्य तिजोरी है जो महंगे इंपोर्ट की वजह से बहुत तेजी से खाली होने लगती है। होता क्या है कि जब हम महंगे तेल और सोने के लिए भर भर कर डॉलर देश के बाहर भेजते हैं, तो हमारा रुपया कमजोर पड़ने लगता है और नतीजा, साल 2026 की शुरुआत में ही रुपया सबसे कमजोर एशियाई करेंसी बन गया। और बस यहीं से एक खतरनाक आर्थिक चक्र की शुरुआत हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए कैसे। 7 समंदर पार चल रहा कोई जियोपॉलिटिकल संकट कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल लाता है। इससे हमारा इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ जाता है। इसका सीधा प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पर, जो लगातार कमजोर होता जाता है। अब कमजोर रुपया और महंगा फ्यूल मिलकर ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजों को महंगा कर देते हैं। और आखिर में इसका सबसे तगड़ा और सीधा असर किस पर पड़ता है? हमारे और आपके घर के बजट पर। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, उद्योगों पर इसका प्रभाव। आइए देखते हैं कि मार्केट में इसके तुरंत झटके कैसे महसूस किए गए। इन घोषणाओं के आते ही मार्केट ने तुरंत और काफी तेज रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री के भाषण के एकदम बाद एविएशन और ट्रैवल स्टॉक्स सीधे 7% तक लुढ़क गए। गोल्ड और ज्वेलरी के शेयर्स में तो 10% से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो डर बना हुआ है, उसके चलते आईटी सेक्टर भी अपने पिछले 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये घबराहट साफ दिखाती है कि शेयर बाजार इन जियोपॉलिटिकल संकटों को कितनी सीरियसली ले रहा है। अगर सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो हालात काफी चिंताजनक हैं। देश से फॉरेक्स को भारी मात्रा में बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सीधे 15% कर दी है। इसका असर ये हुआ कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर गए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पेच है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को डर है कि इस कदम से सोने की गैर कानूनी तस्करी यानी स्मगलिंग फिर से शुरू हो सकती है, जिस पर हमने पिछले कुछ सालों में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था।
इस पूरे मामले पर देश के अंदर राजनीतिक माहौल भी काफी गर्मा गया है और हमें दो बिल्कुल अलग नजरिया देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ सरकार का नजरिया है जो इस ग्लोबल क्राइसिस के समय सामूहिक जिम्मेदारी और देशभक्ति पर जोर दे रहा है और जनता से साथ मिलकर काम करने की अपील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग है। वे इन अपीलों को सरकार की नीतियों की नाकामी का पक्का सबूत बता रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन पर चर्चा के लिए एक स्पेशल संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं भाग 4 पर, जो कि सबसे अहम है, समाधान का ब्लूप्रिंट। आखिर इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या मल्टी लेयर्ड सॉल्यूशंस अपनाए जा रहे हैं? यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का नजरिया इस पूरी स्थिति को एक नया एंगल देता है। वे प्रधानमंत्री के इस भाषण को सिर्फ एक अपील नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे एक मार्केट सिग्नलिंग या कह लीजिए एक पूर्व चेतावनी की तरह देख रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो सरकार बाजार और जनता को आने वाले कड़े फैसलों के लिए मेंटली तैयार कर रही है। अगर पश्चिम एशिया का तनाव ऐसे ही लंबा खिंचता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी और विदेश यात्राओं पर कुछ सख्त पाबंदियां देखने को मिलें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार सारा बोझ सिर्फ नागरिकों के कंधों पर नहीं डाल रही है। इकोनॉमी को शॉक से बचाने के लिए कई मजबूत सेफ्टी नेट्स भी तैयार किए गए हैं, जैसे कि छोटे मंझोले उद्योगों और मुश्किल में फंसी एयरलाइंस को सपोर्ट करने के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड जारी किया गया है। साथ ही फोर्स मैज्योर के तहत सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की डेडलाइन को भी 2 से 4 महीने तक बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए कच्चे तेल और गैस का 60 दिन का स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है ताकि देश में सप्लाई की कोई कमी ना हो। और आज के इस डिजिटल दौर में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया है। हम सब जानते हैं कि संकट के समय में फेक न्यूज़ और गलत सूचनाएं आग की तरह फैलती हैं। इसीलिए अलग अलग सरकारी मंत्रालय सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि इंटरनेट के इस भारी शोर शराबे के बीच एकदम सटीक और सही जानकारी बिना किसी रुकावट के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सही ढंग से पहुंचे। अब अगर हम इस पूरी स्ट्रैटेजी के लॉन्ग टर्म फायदों और शॉर्ट टर्म नुकसान को एक तराजू पर रखें तो एक बड़े ही दिलचस्प तस्वीर बनती है। पॉजिटिव साइड पर देखें तो डोमेस्टिक टूरिज्म को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, करोड़ों का फ्यूल बचेगा और हम आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस भी कम नहीं है, जैसे कि ज्वेलरी सेक्टर में जॉब्स पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को वापस से हाइब्रिड वर्क मॉडल में सेटल होने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसले, जैसे कि हम ऑफिस कैसे जाते हैं या हम क्या खरीदते हैं, क्या सच में ये छोटे बदलाव किसी देश की विशाल अर्थव्यवस्था को एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शॉक से सफलतापूर्वक बचा सकते हैं? क्या सिर्फ घर से काम करना या सोने की शॉपिंग टाल देना इन बड़े वैश्विक झटकों को सहने के लिए काफ़ी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त और इन नीतियों के रिजल्ट्स ही बताएंगे।